के इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान में मूल अधिकार के आगे की कड़ी को देखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने मूल अधिकार का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप तक डिलीवर किया था और अनुच्छेद 12 और 13 को बता दिया था। आज हम अनुच्छेद 14 देखते हैं। इससे पहले मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप हमारा मूल अधिकार का इसके प्रीवियस वाला लेक्चर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शो कर रहा होगा, पहले उसे देख लीजिए, तब इसे देखेंगे तो कड़ी दर कड़ी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो अनुच्छेद 14 की यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं कि जो अनुच्छेद 14 है, कानून के समक्ष समता या समानता यानी इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में कानून के समक्ष समता या विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दो शब्द है, ठीक है, एक विधि के समक्ष समता और एक विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं, इन्हें समझना होगा। विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष समानता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों जो है अलग अलग देशों से ली गई अवधारणा है। ये जो पहली अवधारणा है ये ब्रिटेन से ली गई है, जबकि ये दूसरी अवधारणा ये अमेरिका से ली गई है। जो पहली अवधारणा है वो नकारात्मक अवधारणा है। पहले ये समझिए कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता जो है क्या। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, सभी पर कानून समान रूप से लागू होगा। इसको समझिए कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी व्यक्ति पर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, न्यायाधीश हो या कोई भी हो, कानून सब पर समान रूप से लागू होगा। ये अवधारणा है विधि के समक्ष समता, ब्रिटेन से लिया गया है। मैंने कहा ये नकारात्मक अवधारणा है। अब कैसे, इसे अभी बताऊंगा। इससे पहले आप इस सकारात्मक अवधारणा को समझ लीजिए, इस पॉजिटिव सकारात्मक अवधारणा को, कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी विधियों का समान संरक्षण, जो कि अमेरिका से लिया गया है। यानी ये कहता है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, यानी समान परिस्थिति वाले व्यक्ति समान कानून के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो दोनों को समझिए क्यों ऐसा किया गया। पहला कहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार होगा। मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, वो अपने पद पर हैं, तो अगर राष्ट्रपति के साथ भी पद पर रहते हुए वही कानून हो जाए, तब तो पता चलेगा कि पुलिस आई, कोई ऐसी बात राष्ट्रपति के खिलाफ हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति है और उसके अगेंस्ट कोई केस हो जाए, तो पुलिस आएगी, पहले उस व्यक्ति को पकड़ कर लेते जाती है, बाद में इंक्वायरी और तमाम तरीके की चीज होती है। तो यही हाल अगर पता चले कि राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ कोई केस कर दिया या कोई बात कह दी गई, तो पुलिस आई, राष्ट्रपति को उठा के लेके चली गई, प्रधानमंत्री को उठा के लेके चली गई, तो फिर विशिष्टता कहाँ रह गई? तंत्र ही बिगड़ जाएगा ना, हमारा लोकतंत्र ही हिल जाएगा। इसलिए विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विशिष्ट व्यवहार किया जा सकता है। यानी अगर वो अपने पद पे है, तो जब उनको गिरफ्तार करने से पहले अपना पद छोड़ना पड़ेगा, पद से हटाना पड़ेगा, तब जाके उनकी गिरफ्तारी होगी। तो इस तरीके से यह एक सकारात्मक अवधारणा, ये हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम करता है, हमारे लोकतंत्र को बनाए रखने का काम करता है। तो ये आप समझ गए कि क्यों ये सकारात्मक अवधारणा है और ये नकारात्मक अवधारणा। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दोनों कौन कौन कानून के समक्ष समझा किस देश से लिया गया है, और कानून यानी विधियों का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है।
दोनों की बातें भी समझ गए कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे जो भी कोई हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होगा। ये है विधि के समक्ष समता, और समान परिस्थिति या विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विशिष्ट व्यवहार किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति महोदय है या फिर अन्य कोई है। ये है विधियों के समक्ष समता। क्लियर है? ये सॉरी, विधियों का समान संरक्षण। क्लियर है? चलिए, इसी अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। ये नैसर्गिक न्याय क्या है? नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो किसी भी व्यक्ति को अपने हितों से जुड़े मामलों या फैसलों से पहले, किसी भी व्यक्ति को अपने हितों से जुड़े फैसलों से पहले सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। यही है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। ये आसान भाषा में मैंने समझाया। यानी ऐसा न हो कि किसी व्यक्ति को सीधे ले जाकर जज साहब फैसला सुना दे और वो जेल में डाल दे। अंग्रेजों का जमाना तो है नहीं ये, तो इसलिए नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अंतर्निहित किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में। उम्मीद है अनुच्छेद 14 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम अनुच्छेद 15 को देखते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, ठीक है, किस किस के साथ, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, व्यक्ति के साथ, ठीक है, सॉरी, किसी भी नागरिक, ठीक, के साथ। तो किसी भी नागरिक के साथ, इसमें ये अवधारणा समझने की आपको जरूरत है। अवधारणा इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर बारीकियों को नहीं समझे रहेंगे तो फिर आगे आपके साथ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये जो नागरिक शब्द है, यानी अनुच्छेद 15 जो है वो केवल नागरिकों को, भारत के नागरिकों को मिला हुआ है। व्यक्ति में, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, व्यक्ति में भारत के नागरिक भी सम्मिलित है, विदेशी नागरिक भी सम्मिलित है, लेकिन नागरिक में केवल और केवल भारत के नागरिक है। तो किसी भी नागरिक को, ठीक, केवल और केवल किस आधार पर? केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी जो भारत का नागरिक नहीं है उसके साथ भेदभाव ये किया जा सकता है। ठीक, एक एक बारीकी को समझिए। धर्म के आधार पर भेदभाव, यानी वो किसी भी धर्म का हो उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, या अन्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो उसका मूल वंश चाहे जो भी रहा हो, ठीक, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, या उसका जन्म स्थान भारत के किसी भी स्टेट में हुआ हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये राज्य के पास ऐसा करने का कोई पावर नहीं है भेदभाव करने का। एक बात आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो ये 5 जो बातें हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान, इसके अगेन, यानी इसको छोड़कर, जैसे भाषा, क्या भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। यदि तमिलनाडु स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो ऐसा कानून पारित करता है कि जो तमिल नहीं जानता है वो वहाँ की पीसीएस परीक्षा में एग्जाम नहीं दे सकता, या पीसीएस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये अधिकार है, भाषा के आधार पर ये भेदभाव किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अनुच्छेद 15 में टोटल 6 बातें हैं। ठीक, अनुच्छेद 15 का जो 1 है, ठीक, आर्टिकल 15(1), ठीक, ये कहता है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(2) कहता है कि किसी भी नागरिक को दुकानों, होटलों, सिनेमा घरों इत्यादि में प्रवेश से तथा जो सार्वजनिक, जैसे कुएं हैं, सार्वजनिक तालाब हैं,
सार्वजनिक मतलब समझ रहे, जो सरकारी है। एक तो मान लीजिए निजी, मैंने अपना तालाब अपने घर में एक छोटा सा तालाब बनवा लिया अपने खेत में, तो मेरा अपना निजी है ना। सार्वजनिक की बात है तो सार्वजनिक कुओं, सार्वजनिक तालाबों, सार्वजनिक स्नान घाट, सार्वजनिक सड़क इत्यादि के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15(2) है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। और पीडीएफ बेहतरीन ढंग से हमने इस नोट्स तैयार किया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्यों लाना पड़ा? क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत पहले या फिर जब एक ऐसा समय था जब छोटी और निचली जातियों को काफ़ी दबाया और कुचला जाता था, जमींदारी व्यवस्था की, वर्चस्व था बड़ी जातियों का, तो उस समय ये सार्वजनिक स्थानों से उनको कुओं से पानी भरना, तालाब से पानी भरना, ये सब उनके लिए बैन था, यानी वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसीलिए अनुच्छेद 15(2) को लाना पड़ा कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) ये जो चारों हैं ये अनुच्छेद 15(1) और 2 के अपवाद हैं। 15(3) कहता है कि राज्य जो है वो स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, यानी स्त्रियों और बच्चों के लिए वो क्या कर सकता है। ये जो ऊपर की बात है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा लिंग के आधार पर, ठीक है, लेकिन 15(3) कहता है किया जा सकता है लिंग के आधार पर, बशर्ते वो स्त्री या फिर वो बच्चे हो, तो उनको विशेष रियायत दी जा सकती है, उनका लिए विशेष रिजर्वेशन किया जा सकता है। 15(4) कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, जिनको अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी कहा जाता है, इसके अलावा अनुसूचित जातियां यानी एससी और अनुसूचित जो जनजातियां हैं, उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 15(4) नहीं था, इसे पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक। तो अनुच्छेद 15(3) समझ गए कि स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। 15(4) समझ गए ओबीसी एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। 15(5) क्या है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश में ओबीसी एससी और एसटी को आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक। ये 15(5) है। 15(6) जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस जो है, ठीक, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान करता है। और 10% रिजर्वेशन की बात 15(6) करता है शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए। ध्यान रखिए कि ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था और इसे जो है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 103 द्वारा जोड़ा गया है। क्लियर है? चलिए, तो ये अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 जो है वो कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 16(1) सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। ये भी नागरिकों के लिए है, यानी भारत के नागरिकों के लिए, ठीक, विदेशियों के लिए नहीं है। 16(2) कहता है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और निवास के स्थान पर, ये जो 15 की बात थी उसमें 5 बातें थी, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। इसमें 2 और बातें जुड़ गई, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के अलावा उद्भव और निवास स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 16(2) कहता है। लेकिन जैसे अनुच्छेद 15 का अपवाद था वैसे ही अनुच्छेद 16 का भी अपवाद है। अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(5) और 16(6). 16(3) कहता है कि पिछड़े या विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में निवास के स्थान पर यानी डोमिसाइल के स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे उत्तराखंड अगर एक राज्य है जो कि पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ की स्थानीय जो
सी ग्रेड या डी ग्रेड की नौकरियां हैं, उनमें जो है केवल यह उपबंध व राज्य कर सकता है कि उनमें केवल उसी राज्य के यानी वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो कि उत्तराखंड के विशेष निवासी हों। ये विशेष राज्यों के लिए है, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों को मिला हुआ है उनके लिए है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा अनुच्छेद 16(4) यह कहता है कि जाति के आधार पर विभेद संभव है। ठीक है, यानी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरियों में अनुच्छेद 16(4) के तहत। अनुच्छेद 16(4) में दो बातें हैं, एक 16(4) का ए, एक 16(4) का बी। 16(4) का ए कहता है कि SC ST को पदोन्नति दी जाएगी। पदोन्नति कहने का मतलब कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक, वो जो सरकारी नौकरी कर रही हैं, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी व्यक्ति है जो कि वरीयता क्रम पे दूसरे नंबर पे है, ठीक है, और कोई OBC व्यक्ति है जो कि वरीयता क्रम में 1 नंबर पे है, सीनियरिटी, यानी अब जो है एक पोस्ट है सीनियर पोस्ट, ठीक, इस पोस्ट पर अगर प्रमोट करना हो तो अगर यह पोस्ट SC के लिए रिजर्व है तो यह OBC न जाकर यहाँ पे ये जो दूसरे नंबर यानी वरीयता क्रम में दूसरे नंबर का जो व्यक्ति है जो SC है उनको ये पोस्ट मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि पदोन्नति में भी, प्रमोशन में भी SC ST के लिए आरक्षण की बात की गई है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 16(4) का क जो है ये मूल संविधान में नहीं था, बल्कि 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 16(4) की मैं बात करूं तो ये जो है ये बैकलॉग सीटों के लिए है। ठीक है, बैकलॉग, बकाया। अब आप कहेंगे बकाया सीटें क्या है? जैसे देखिए, यदि मान लीजिए कि इस साल कोई वैकेंसी आई और उसमें OBC या SC ST के लिए 30 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन वो जो कोई एक ही ले लेते हैं, मान लीजिए SC ST के लिए 30 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन वो जो 30 सीटें हैं वो SC ST की पूरी भरी नहीं जा सकी। सपोज कीजिए 22 भरी गई तो 8 बची ना, तो ये 8 जो सीट है वो अगले साल ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी ये केवल SC ST के रिजर्व सीटों में ही जुड़ जाएगी। बात को समझिए, ठीक है। यानी मान लीजिए कि अगले साल अगर पोस्ट आया और उस पोस्ट में जो SC ST का रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन कुल पोस्ट का 20 सीटें हैं, ठीक, तो 20 तो है ही, और पिछले साल का जो बैकलॉग है, बकाया है 8 सीटें जो अभी बची थी वो भी इसमें जुड़ जाएंगी, तो सीटें बढ़कर 28 हो जाएंगी SC ST के लिए। तो ये अनुच्छेद 16(4) का ख जो है ये बैकलॉग सीटों को अगले वर्ष अलग श्रेणी के रूप में भरा जाएगा, ये बात करता है, जो कि मूल संविधान में नहीं था। इसे 81 यानी 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा जोड़ा गया है। क्लियर। अनुच्छेद 16(5) जो है वो धर्म के आधार पर विभेद की अनुमति देता है, जबकि 16(6) सरकारी नौकरियों में EWS के लिए 10% रिजर्व सीटों की बात करता है। तो ये अनुच्छेद 16 रहा। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी किसी प्रकार का छुआछूत दंडनीय अपराध है। ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 ये दोनों ही अनुच्छेद संसद को अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देते हैं, क्योंकि ये दंडनीय अपराध है। समझ रहे हैं कि अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 जो है ये दोनों कानून बनाने की, यानी अस्पृश्यता के लिए संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है, यानी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की, यानी इसमें कहा गया है कि सेना यानी मिलिट्री और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब जो है उपाधियां नहीं है, बल्कि ये सब सम्मान है। जो पहले जैसे
राजाधिराज, जिले इलाही, ये सब जो उपाधियाँ मिलती थी, ठीक, राय बहादुर की उपाधि, ये सब उपाधियाँ समाप्त कर दी गई है सबको समान व्यवहार में लाने के लिए। तो इस तरीके से अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के एक एक अनुच्छेद पे मैंने आपको चर्चा की। उम्मीद है कि आपको ये हमारा पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद से हम अनुच्छेद 19 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 19 अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए अनुच्छेद 19 को डिटेल में समझने की और डिटेल में समझाने की जरूरत है।